Good morning, all dear students and friends. Yesterday we are studied Henry law. In Henry law, we are studied the partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of air. Right? हेनरी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. इसे याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन. अब आगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ पढ़ेंगे अपने. इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या लिमिटेशंस रखनी चाहिए हेनरी लॉ में. तो सबसे पहले है अपनी बात है किससे, प्रेशर से. तो इसी से ध्यान रखना है अपने को, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई. प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई. प्रेशर क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टेम्परेचर होता है हेनरी लॉ में. तो इस पे क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो. इसे याद रखना है, रखना नहीं है. समझिए आप इस बात को कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा यानी कुल मिला के मोलिकुलर एसोसिएशन नहीं होना चाहिए. हेनरी लॉ में मोलिकुलर एसोसिएशन होगा तो वो हेनरी लॉ वहां कंप्लीट अप्लाई नहीं होगा. तो प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई. प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि हाई करते ही मोलिकुलर एसोसिएशन होने लग जाएगा. और टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो. टेम्परेचर भी क्या नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए. टू लिमिटेशन. थर्ड लिमिटेशन क्या है कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस शुड बी वेरी लो. ध्यान दीजिए, समझना है, रखना नहीं है इस चीज को कि प्रेशर है वो वेरी हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए. मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसकी लिमिटेशंस में मोलिकुलर एसोसिएशन नहीं होना चाहिए. मोलिकुलर एसोसिएशन होगा तो हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा. हेनरी लॉ अप्लाई करने के लिए हमें इसके जो प्रेशर है वो हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए. और नेक्स्ट मैंने आपको बताया सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस शुड बी वेरी लो. इट मीन्स सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट. ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही अप्लाई होता है. ध्यान दीजिए, अगर हम NH3 या HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता. ये क्वेश्चन आया हुआ है. अमोनिया एंड HCl गैस डिसॉल्व इन वाटर दैट हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है वहां, क्योंकि वहां इनका जो कंसंट्रेशन या सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस वो लो होनी चाहिए, जबकि इनकी सोल्यूबिलिटी क्या है, आयोनाइजेशन होने के कारण ज्यादा हो जाती है. ज्यादा हो जाती है तो हेनरी लॉ को अप्लाई नहीं. हाँ, अगर इनको डिसॉल्व करें बेंजीन में तो आयोनाइजेशन नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में रहेगी. तो ये हेनरी लॉ को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात है. और इसके बाद में फोर्थ नंबर है मोलिकुलर स्टेट. किसकी, गैस की. मोलिकुलर स्टेट शुड नॉट बी चेंज इन गैसियस एंड लिक्विड. यानी मोलिकुलर जो स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो गैस फेज में हो. ये 4 लिमिटेशंस को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है. इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब हम इससे रिलेटेड एक आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम दी गई है, उसको सॉल्व करते हैं. हेनरी लॉ से रिलेटेड मैंने आपको बताया इंटेक्स्ट की एक प्रॉब्लम है. ध्यान दीजिए, H2S गैस
a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis. ये एक इसका कैरेक्टर बताया गया है H2S गैस का। इसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर यानी H2S गैस है, इसकी सोल्यूबिलिटी 8 STP कितनी बताई? 0.195। तो जब भी अपने न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है गिवन अब क्या दिया गया है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो क्या दे रखा है आपको? सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S गैस कितना बताया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 0.195 स्मॉल m, इट मीन्स मोलिलिटी, यानी कि 0.195 m मोलल जो सॉल्यूशन है। तो मोलिलिटी में आपको पता है कि 0.195 मोल H2S गैस present 1 kg water। मोलिलिटी में क्या होता है? एनी सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, इट मीन्स यहां क्या दिया गया है? वाटर। तो 0.195 मोल H2S गैस किस में प्रेजेंट है? 1 kg वाटर में। तो अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना है? मोल ऑफ वाटर। तो कितना है? 1 kg 1000 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। टोटल कितना आ गया? 55.55। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको? KH वी नो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज इक्वल KH X। P क्या है? H2S गैस का प्रेशर, सेप STP, कहां पे? STP। और X क्या है? H2S गैस के मोल फ्रैक्शन। और KH हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X H2S अपॉन PH2 PH2S अपॉन XH2S। तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे? XH2S, राइट। तो मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ H2S कितना है? 0.195 अपॉन मोल ऑफ H2S कितना है? 0.195 प्लस 55.5। इसको सोल्व कर लेंगे, माना X आ गया, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। XH2S यहां से आ जाएगा। PH2S अपना कितना होगा? PH2S इज इक्वल टू 0.987 बार होता है 8 STP, राइट। तो दोनों वैल्यू पुट करके अपने कैलकुलेट करके इसका क्या निकाल सकते हैं? हेनरी कांस्टेंट। तो इस टाइप से, अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या दिया है, इसका क्या मीनिंग है। M दे रखा है, इट मीन्स मोलल है, मोलल का मतलब क्या है, बस ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, राइट। तो अब तक हमने हेनरी लॉ यानी कि सोल्यूबिलिटी का जो टॉपिक चल रहा था वो अपना कंप्लीट होता है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था हेनरी लॉ। इसकी एप्लीकेशन है, जैसे सोडा वाटर के अंदर इसकी एप्लीकेशन की जाती है कि जब हम उसको क्लोज करते हैं तो वेरी हाई प्रेशर पे करते हैं। इसके अलावा इसमें जो डाइवर्स होते हैं वो काफी डीप सी के अंदर जाते हैं, तो वहां पर उनके लिए
हाई प्रेशर में जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, और जब वो सरफेस पे आते हैं तो उनमें जो सोल्यूबल ऑफ द गैस है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। तो उस टाइम उनके बैंड्स फिनोमिना यानी बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बैंड्स को नहीं बने इसलिए वो अपने जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर लो सोल्यूबल जो HE गैस है ये 11.7% इसमें कंपोजिशन होना चाहिए, और N2 गैस है ये 56.2% और O2 गैस जो है वो 32.1%। ये कंपोजिशन कई बार पूछ लिया जाता है, इस कंपोजिशन को अच्छी तरह से याद रखना। मैं आपको थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा हूँ, जितने भी अपने कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेज जो भी हैं उनके बारे में भी इसकी एप्लीकेशन है। सेकंड मैंने आपको बताया ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन में, बैंड्स क्या होते हैं और उसके लिए कौन सा कंपोजिशन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रहे इसमें नोबल गैस हीलियम यूज की जाती है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 11.7 नाइट्रोजन और O2 गैस। इसके अलावा अपने जब ऊंचाई वाले एल्टीट्यूड प्लेस पे जाते हैं, ऊंचाई वाले स्थान पे जाते हैं तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, तो वहां पर एनोक्सिया पोजीशन भी क्रिएट हो जाती है। तो एनोक्सिया वर्ड भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस में आपको दिए गए हैं, अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक से आपको याद करने हैं। अब आगे का जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट होगा वेपर प्रेशर। आगे का नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमें यह समझना है कि वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट आर वेपर प्रेशर। देखिए सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, फिर सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर क्या है कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो वेपोराइज होता है। क्या होता है, वेपोराइज होता है। अगर इस एपरेटस को अपने क्लोज कर दिया, क्लोज वेसल्स के अंदर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल यानी वाष्पीकार, वोलेटाइल है, तो क्या होता है कि इसकी लिक्विड सॉल्यूशन की वेपर बनती है। यानी किस प्रकार की फिनोमिना होती है, वेपोराइजेशन। अब क्लोज है तो ये यहां पर धीरे 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 क्या होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन। अब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो इस वेपर के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्टेड किया जाएगा, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन लिक्विड सरफेस एज नॉन वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर क्या है कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को जब अपने हीट करते हैं तो उनमें वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। तो उस समय वो जो वेपर है उस वेपर के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्टेड, तो वेपर प्रेशर क्या है, ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय exerted on liquid surface by vapor known as vapor pressure, right? अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड हम सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब यहां ध्यान रखना है कि सॉलिड जो हम ले रहे हैं वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। इससे रिलेटेड अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट है राउल्ट लॉ। क्या है, राउल्ट लॉ। तो वेपर प्रेशर के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर में मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट एक लॉ है
राउल्ट लॉ। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द एनी कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इट, यानी कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन है, उस वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन में क्या बनेगी, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो बनेगी वो वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो राउल्ट लॉ को समझो, डेफिनेशन याद करो इसकी कि एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, the volatile liquid solution at a given temperature, the volatile liquid solution, the partial vapor pressure of component, partial vapor pressure of component is directly proportional its मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे ये सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या है, P is proportional to X और P is equal P standard X या P नोट X। ये P क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, और ये क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। यानी कि जब हमारे पास वोलेटाइल केवल सोलवेंट है तो उस स्टेट में, प्योर स्टेट में जो उसका प्रेशर है वो प्योर स्टेट का P स्टैंडर्ड से अपने डिनोट करते हैं। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स P1 X1 P2 X2, P1 is equal to P1 standard X1, P2 standard X2। P1 क्या चीज है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, P1 स्टैंडर्ड या P1 नोट क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। इसी प्रकार से P2 वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 2 और वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 2 एंड X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। इस टाइप से राउल्ट ने अपना एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया, किसके बीच में, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, राइट। अब राउल्ट लॉ के अंदर अपने डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर देखते हैं सॉल्यूशन का। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ टोटल जो प्रेशर है PT इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2। PT इज इक्वल P1 और P2, तो P1 स्टैंडर्ड X1 प्लस P2 स्टैंडर्ड X2, राइट। अब हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर
जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन सदैव क्या होती है? ऑलवेज 1 यूनिट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिट। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, और x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस x2। तो Pt इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड 1 माइनस x2 प्लस P2 स्टैंडर्ड x2। ठीक है, अब Pt इज इक्वल टू क्या आएगा? P1 स्टैंडर्ड प्लस P2 स्टैंडर्ड माइनस P1 स्टैंडर्ड x2। राइट, इस फॉर्मूले के साथ से हम कोई भी न्यूमेरिकल आए जिसमें एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दी गई हो तो हम उसका टोटल प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं, वन कंपोनेंट का प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, और सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट में क्या है कि 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट्स है तो इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच में होगा। ठीक है, P एंड S। अब 2 कंपोनेंट है x1 और x2, x1 और x2। यदि x1 यहां पर 1 है तो x2 क्या होगा? 0, और यदि x1 यहां क्या हो जाएगा? 0, तो x2 क्या हो जाएगा? 1। तो x1 यहां 0 है, इसका मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन किसका? x2 कंपोनेंट का है। तो उस समय उसका प्योर स्टेट में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P2। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहां पर अपने मोल फ्रैक्शन x1 यानी x1 1 है तो x2 क्या है? 0। तो यहां ये प्योर स्टेट में है x1, x2 तो 0 है, तो इसलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट होगा वो हाई होगा, और धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, तो ये 0 की ओर चला जाएगा। तो ये किसको शो कर रहा है? P1 को। इसी टाइप से यहाँ x2 1 है और x1 0 है, तो ये P2 को रिप्रेजेंट करेगा। P2 स्टैंडर्ड क्या है? प्योर स्टेट में। P1 वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड इन प्योर स्टेट। P2 क्या है? इन सॉल्यूशन। P1 क्या है? इन सॉल्यूशन। और टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या हो जाएगा? Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब यहां क्या देख रहे हो कि P2 यानी सेकंड कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट है वो थोड़ा हाई है और P1 का कम है। अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी हम इसको शो करते हैं। तो इस तरह से राउल्ट लॉ को, उसकी डेफिनेशन बताई मैंने आपको, उसकी एप्लीकेशन बताई और ग्राफिकल रिप्रेजेंट के द्वारा इसको बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीप लर्निंग, कीप एंजॉय। देखिए 4 वीडियो आपको सॉल्यूशन चैप्टर के दे दिए हैं, जिनमें हमने सबसे पहले सॉल्यूशंस के, उसके बाद कंसंट्रेशन, सोल्युबिलिटी, और उसके बाद आज हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। तो जब आप घर पे इस चीज की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो केवल वीडियो नहीं देखें, वीडियो के साथ साथ आप इसको नोटबुक में लिखें, समझें और बार बार रिपीट करें। केवल वीडियो देखने से ये चीजें याद नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। जब भी आप
इस ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो को देखते हो तो साथ में अपने पास रफ नोटबुक रखें और उसमें जो चीज हम बताते हैं उसको आप साथ साथ लिखें और उसको बार बार रिपीट करें, जिससे आपका मेमोराइज हो जाएगा। राइट, बेस्ट ऑफ लक।